अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारण, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, पीटीआई ने 27 सितंबर का जलसा किया है। चंद लोग इसको चंद हल्के इसको बहुत कामयाब जलसा कर रहे हैं, चंद तनकीद कर रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या हासिल होगा। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इंतज़ामात से नाखुश थे और वो इंतज़ामात ये थे कि बेहतर कुछ किया जा सकता, गर्द उड़ रही थी, इस तरह के कुछ मसाइल थे। और पीटीआई के जो कारकुनान हैं जिनका खुसूसी तौर पर ताल्लुक़ हम देखें केपी से है, वो कुछ नाखुश नज़र आ रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब से। और पीटीआई पेशावर के सदर भी इस हवाले से उनको पैगाम पहुंचा रहे थे कि ये जमहूर की आवाज़ है, इसको आप समझें। लेकिन साथ ही बानी पीटीआई ने आज बड़ी 2 घंटे की तवील मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से अडयाला जेल में, और उन पर एतमाद का इजहार किया है जो बताया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही। लेकिन सवाल यह है कि अगर अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, तो क्या कोई तब्दीली आ सकती है, कोई अहम फैसला हो सकता है? और अली अमीन गंडापुर साहब जो कभी इजाज़त नहीं मिली थी, आज अचानक उनको मिलने की इजाज़त कैसे मिल गई, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज फिर तनकीद करने वालों को जवाब दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे कि ये वाकई ही कुछ राहें जुदा हो रही हैं, कुछ खलिश बढ़ती जा रही है, या क्या मामला है। इसके अलावा बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस का फ़ैसला जो है वो कब तक आ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। कितनी सज़ा हो सकती है? 9 घंटे तवील आज भी ये जो है समाज चली है, उसके बाद बिजली जाने की वजह से कुछ इसमें वक्फा हुआ, इसको मुलतवी किया गया। इस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये है कि एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंचा, पाकिस्तान भारत से हार गया और शायद पहली दफ़ा किसी एक टूर्नामेंट के अंदर एक टीम 3 दफ़ा किसी टीम से हारी होगी। आज दिन ये है कि ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए कि ज़िम्मेदारान कौन है। राना साहब, सबसे पहले तो कि बहुत बात हो गई, ये किया वो किया, ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था। अब वो लम्हा आ गया है कि ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, उनके नाम लिए जाएं और उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए, या हम वही मामला है कि इस दफ़ा फिर हमने लर्न किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है, आप टीम से पहले तो फार्म 47 का खिलाड़ी निकाले ना बाहर सारे, अच्छा ठीक है, और फिर इनको पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम करने, पाकिस्तान की अवाम के जज्बात को मजरू करने, पाकिस्तान के अवाम की दुआओं को रौंदने पर एक सख्त सजा देनी चाहिए। बात यह है, वो साकब की मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, नहीं मैच होना चाहिए था, लेकिन हम भी क्या करते, बांग्लादेश ने हमें ज़बरदस्ती जिता दिया। हम हारना चाहते थे, वो भी हारना चाहते थे, और टाई पे आएगी सी जीत के। बात यह है, मुझे एक बात बताएं, आप सारा दिन बैठ के अवाम को जोश देते रहे, 7 घंटे लगे, 7 घंटे, जो कसूर आपका भी बड़ा है, ठीक है? मुझे एक सिंपल सी बात है, मुझे दुनिया का कोई एक मैच दिखा दें जब से हारिस रऊफ खेल रहा है, एक पे आ जाते हैं ना ज़रा, क्या किसी बड़ी टीम के खिलाफ इसने फतह दिलाई हो? इसने हमेशा जब भी कोई फतह दिलाई है कमजोर टीम के दरमियान। वो हिस्ट्री उठा के देख ले, 1 ओवर पहले से कितने स्कोर पा रहे हैं, उसके बाद आप खुशकिस्मत है कि आपके बॉलर ने 7 स्कोर दिए, फिर 10 रह गए। फ़हीम अशरफ ने, आप मुझे बताएं, हुसैन तलत को क्यों लेके गए हैं? उसने एक मैच में बॉलिंग की, 2 विकेट ली जी, आप उससे बॉलिंग करवा लें यार आखिरी ओवर। जिसने पिछले ओवर में एक वाइड से भी वाइड कर दिया, सर वो शुक्र है 9 बॉल नहीं हुआ, ठीक है। और ये आलम था, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मुझे किसी ने ना, आप जैसे दानिश भाई ने आज कहा कि जनाब बहुत करीब गए, और मैं क्या की करीब गए भाई, मुझे सब एक बात बता दें, हम 20 ओवर नहीं खेल सके जी। हम वो टीम है कि जो अपनी टीम, जो पहले हमारे ओपनर बेहतरीन खेल के, बाकी सारे जो थे 30 मार खान, वो नहीं खेल सके।
वो खेल ही नहीं सके। रान साहब, 8 हमारे जो बैटर्स हैं ना वो डबल फिगर्स में कल दाखिल नहीं हो सके हैं, और अपने दौर के मतलब जिस वक्त हम क्रिकेट देख रहे थे और फॉलो कर रहे थे तो आज की कवर ड्राइव्स पे बहुत ज़्यादा बात होती है। उस दौर की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलने वाले और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 2 सेंचुरियां करने वाले, 170 और 105 बनाने वाले यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर भाई, आपको भी हमने उस वक्त देखा था जब इंज़मामुल हक साहब भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, मिसबाहुल हक भी वो मैच खेल रहे थे, मोहम्मद हफीज़ भी खेल रहे थे, तौफीक उमर भी खेल रहे थे, फिर भी ऐसा टैलेंट जो है वो उभर के सामने आया था। आज हमारे बैटर्स सिर्फ 20 ओवर्स नहीं खेल पा रहे हैं, 8 डबल फिगर्स में नहीं गए। वजह क्या है सर? आपको क्या लगती है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए जी, मेरे ख्याल से मैं मस्ट से कि एवरीवन इज सेइंग कि इतना अच्छा स्टार्ट T20 में इंडिया के अगेंस्ट हमें शायद कभी नहीं मिला। अगर आप बात करें बुमराह की तो विदाउट एनी डाउट इज नंबर 1 बॉलर, ठीक है। इस वक्त को हैंडल किया साहबजादा फरहान ने, और फखर ने भी मैं समझता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से अच्छी नहीं खेली। जब फरहान की शॉट्स लग रही है तो उसने दिमाग इस्तेमाल किया, अपने आप को अंदर ही रखा। प्रेशर उन पे था। 10 ओवर तक पहला हम पूरा हाफ जीत गए थे, पूरा हाफ हम लोगों ने जीता। और इसके बाद अंदर से तो क्या सोच गए हैं आप? ये क्या सोच गए हैं भाई? आपके 2 बॉलर बैट्समैनों ने वहाँ पे मैदान मार लिया, ठीक है, और आप अंदर से इस माइंड सेट से आ रहे हैं कि आप उठा के कुलदीप यादव जो उनका मेन बॉलर और जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुआ है, जो उनका वेपन है, आपने उसके सामने ही सरेंडर हो गए जी। आप उसको रोक लो भाई, क्या हो गया कि अगर आपने 18 बॉल रोक भी लिए तो उसको 4 ओवर में 10 रन भी किया, आप विकेट ना देते, कहीं नहीं जाना था 160 170। और ये पिच जो था 160 का पिच था, हमने देख लिया है। हमने ये भी देख लिया 145 में भी उनकी जो थी वो आसान जो थे वो खता हो गए थे। वो तो 15वां ओवर हारिस रूफ अगर 17 ना देता तो ये मैच हम इसमें भी हम जीत गए थे। फिर इवन इसके बावजूद हम आखिरी ओवर में 10 रन रहते हैं तो उधर भी जो कप्तान ने जो है वहाँ पे मेरे ख्याल से बेमेरी दिखानी चाहिए कि जिस बॉलर को आप एज अ बॉलर खिला रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो बैट्समैन है, लेकिन आप फिर भी उसको एज अ बॉलर खिला रहे हैं, तो वो जो है उसको आपने क्यों नहीं दिया लास्ट ओवर? आप उसको दें, शाहिन अयूब को, शाहिन अयूब को दें, आप हुसैन तलत को दें। हुसैन तलत जो है लास्ट ओवर का मास्टर है डोमेस्टिक में। आपको ये सारी चीजें पता थी, इसके बावजूद देखिए दिमाग इस्तेमाल सोचना पड़ता है। प्रेशर में सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, बंदा चौक क्यों हो जाता है। कप्तान हमने देखा बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन एट टाइम प्रेशर में वो चौक हो गया, सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। तो ये इसकी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसका आपको सिचुएशन का के बारे में आपको सोचना पड़ता है। आप जब अकेले हो एज ए कैप्टन, आप इन सिचुएशन के बारे में सोचो यार कि ये सिचुएशन है कि मैं क्या करूंगा, अपने आप को जोन में लेके। जैसा मीर साहब, आज पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में बॉक्सर जो है उनकी कोई इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं है, कोई इतनी इनको सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को शिकस्त दे दी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें जब पीसीबी जो है इतनी सहूलतें देता है, इन्हें हर चीज़ मौजूद है, तो उसके बावजूद भी मुझे बताएं कि क्या ऐसी टीम को ऐसी टीम के खिलाफ खिलाना चाहिए था? देखिए पीसीबी जो भी कर रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो भारत का बोर्ड है जो किरदार अदा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो इसी में दिखा जा रहा है, ठीक है। और कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगा कि ये सब कहेंगे कि यार ये उस वक्त ऑब्वियसली ऑन द राइट हैंड साइड खड़ी होगी, हिस्ट्री के राइट हैंड साइड से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खड़ा है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जो भारत कर रहा है ये इससे ये खुद इसको शर्मिंदा होगा। इवन भारत से मैंने खुद देखा लोग, ये दिस इज नॉट अ जेंटलमैननेस, ठीक है। ये जो है ये अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहा भारत। ये इस टीम के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ये टीम मेरिट पे थी
देखिए मैं ये कहूँगा कि सिलेक्शन जो थी वो इन्होंने अच्छी सिलेक्शन नहीं की। ये सोच के कि यार हम वहाँ पे फुल्ली क्रिकेट खेलेंगे और हम जो है ये करेंगे वो करेंगे। आपने नए प्लेयरों को डाला, हसन नवाज की बहुत परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 1-2 मैचेस में फ्लॉप हुआ, ठीक है उसको ड्रॉप किया। लेकिन हम साइम के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें ठीक है उस पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसके फेलियर के साथ किया। तो मेरे ख्याल से आप जो है इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि यार जो सिलेक्शन है वो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज नहीं थे। आपको पता है, आपने इंडिया के साथ वही में 3 मैचेस खेले हैं जहाँ ट्रिकी पिच है, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है बाउंस भी मिलेगा, स्विंग भी मिलेगा, अप एंड डाउन भी होगा, बॉल होल्ड कर रहा था पिच में, ठीक है, स्पिनर्स को हेल्प कर रहा था, फास्ट बॉलर को इवन जो है आपका हार्दिक पांड्या और दूबे जैसा बॉलर जो है उसको 2-4 ओवर करवाए यार। मैं तो हैरान हूँ, जिसका बॉल नहीं पहुंचता तो वो भी इस पिच पे। तो आपको ये पता था सारी चीजें, तो आप अपने बेस्ट टेक्निकल प्लेयर जो हैं उनको लेके जाते हैं, ठीक है, जो आपके टॉप एसेस हैं उनको लेके जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये पिच मिस की है यहाँ पे। यंगस्टर को आप खिलाओ, जरूर खिलाओ, ठीक है। ट्रायंगुलर सीरीज की हद तक ठीक था जो यूएई और अफगानिस्तान में की, पाकिस्तान जीता भी, वहाँ पे लड़के खेले। लेकिन आप अपने जो जिसका बाबर आजम है, रिजवान है, उन्होंने ओवर द ईयर पाकिस्तान टीम को सर्व किया और जिता के दिए। उनके बीच में ठीक है, उन पे मैं समझता हूँ कि यार उन पे ये ब्लेम है कि यार वो विकेट पे खड़े होते, तो आपने इंटेंट देख लिया, इंटेंट इस तरह होती है, आप मुझे बताएं। यासर अमीर साहब, ये जो कैप्टन है, हमारे जो कैप्टन है सलमान अली आगा, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी कारकर्दगी, उनका एक अपना रोल। बिल्कुल, सलमान अली आगा के हवाले से मैं यही कहूँगा कि यार सलमान अली आगा जो है, नो डाउट उसने टेस्ट में अपनी लिमिट से ज्यादा रन किए, ठीक है, वनडे में भी वेरी इफेक्टिव, लेकिन T20 में वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने क्रूशियल स्टेजेस पे पाकिस्तान को, जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट तीनों मैचों में उन्होंने नहीं किया, लेके जाना चाहिए था उन्हें, बैटिंग लाइन को लेके जाना चाहिए। जिस तरह ये वाली इनिंग थी, इनका काम था आखिर तक खड़े रहते, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि यार वो बोर्ड पे क्या हो रहा है, 1 ओवर 3 बॉलें कुछ नहीं हुई तो आपने खिला दी। नहीं, ऐसा नहीं होता, कप्तान का ये काम नहीं है। अगर आपको कप्तान बनाया है और आपको ये भी नहीं कहा कि यार आप छक्के मारे, तो आप प्लीज हक वाला काम तो करें। अच्छा यासिर भाई, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है ना, 22 साल तिलक वर्मा थे, उनको ये समझ आ रही थी कि आज कोहली वाली इनिंग्स मुझे खेलनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। उन्होंने वो इनिंग्स खेली है 22 साल तिलक वर्मा ने। हमारे कप्तान कोई यंगस्टर नहीं है। बाबर आजम जिनको पुराना कह के निकाला गया वो 30 बरस के हैं, हमारे कप्तान 31 बरस के हैं, और ये हमें बताया गया कि जी कि ये यंगस्टर हैं। ये भी बात ऐसे नहीं है। तो हमारे कप्तान को वहाँ पे समझना नहीं चाहिए था कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है। दूसरा सर, इनसिक्योरिटी हमने अपने लेजेंड्स में बहुत ज़्यादा देखी है। बहुत मुअद्दब रहते हुए मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस वक्त बाबर आजम स्टार बन रहे थे, एजेंडा सेटिंग की जा रही थी, हजम ही नहीं हो रहा था कोई बाबर आजम। उन पता नहीं क्यों सारे पुराने प्लेयर्स आके जो कि लेजेंड्स हैं वो इस तरह की बातें करते थे। आज आपने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर ही कोई नहीं रखा कि जो टीम को चला सकता, बैकबोन ही नहीं थी। सर क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। और बाबर आजम जैसे प्लेयर जो है दिहाइयों में पैदा होते हैं, ठीक है। बाबर आजम ऐसा प्लेयर नहीं है कि रोज रोज आपको बाबर आजम मिलेगा। और प्लेयर जो होता है प्रोडक्ट होता है सर, प्लेयर जो भी हो, इवन में और भी प्लेयर है, बहुत से प्लेयर हैं, अपना क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक है जी, वो बहुत अच्छे प्लेयर है। सऊद शकील है, ही इज अ गुड प्लेयर। देखिए आप तिलक वर्मा को कहते हैं, तो तिलक वर्मा क्या वो पिंच हिटर है? क्या वो आते ही उसने छक्के मारे? नहीं, उसने इनिंग बिल्ड की, ठीक है। तो इनिंग बिल्ड करना ये शुरू से आपकी हैबिट होती है कि आप किस तरह इनिंग बिल्ड करते हैं। आप शुरू में किस तरह खेलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रोवाइज करते हैं, अपनी इनिंग को आगे लेके चलते हैं। तरीका होता है इनिंग बिल्ड करने का, ये नहीं है कि। अच्छा यासर भाई, ये तो बताएं, भारत के खिलाफ ये पिछले चंद सालों से हम क्यों हार जाते हैं? देखिए हम ज़हनी तौर पर हारे हुए उतरते हैं, हमें कोई खौफ होता है? ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका अच्छा सवाल है, इसका जवाब में देखो।
ओवर द ईयर्स हमने भारत को हराया है, ठीक है, और भारत को हमने 2 डेकेड्स तक रेगुलर हमने खिलाया हराया है, ठीक है। जब 90s में आप देख लें, उससे पहले 80s में देख लें, इवन हम लोग 2010 तक हम भारत को हराते थे जी। अब वो भारत यहाँ पे आया, हार के क्या वहाँ पे हम गए, हमने उनको हराया, ठीक है। अब जो है भारत की टीम अच्छी हो गई है, आप इस चीज़ की दिस इज अ फैक्ट। वो उसका स्किल लेवल इनहेंस हो गया है, उनके पास फास्ट बॉलर आ गए, पहले उनके पास फास्ट बॉलर नहीं होते। हमारे पास एवरी नाउ एंड देन हमारे पास फास्ट बॉलर आए हैं, ठीक है, माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास हर वक्त अभी भी हमारे पास इतने फास्ट बॉलर कि आप हमारे पास बुमराह जैसे बॉलर, ठीक है। लेकिन बात ये है कि उनको हर किसी को मौका नहीं मिलता। अब जिसको मौका मिलता है वो अपनी जगह बनाता है, और जिसको मौका नहीं मिलता वो पीछे से सड़ जाता है। समझ गए आप बात को? जब वो टीम से बाहर हो जाता है तो उसके पास वो हमारे पास हमारा वो स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा जो वो डोमेस्टिक लेवल पे वो केयर नहीं है प्लेयर के लिए कि वो बच जाए। बड़े मुश्किल होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के 10 बच्चे होते हैं ना, तो 6 बच्चे वैसे ही मारे जाते हैं, ठीक है, तो 4 बच्चे वो सर्वाइव करते हैं। वो बात वही है कि इसमें अपना अपना सर्वाइवल है। आपको साफ मैं बताऊं कि डोमेस्टिक में जो बच्चे खेल रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम के लिए साकिब साहब आपकी जानिब में आना चाहूँगा इस पे, क्योंकि जिस तरह राना साहब कह रहे थे ना कि जो आपने कहा था कि हमें खेलना पड़ गया इनके साथ, वो तो दुरुस्त है। एक मैं और नुक्ता देख रहा था, भारतीय जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना साकिब साहब, अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह की फाइंड है, उन्होंने उसको ढूंढा है, उसको तैयार किया है। इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो जाते हैं अपनी अपनी स्टेट्स में, फील्ड में जाते हैं, जाके लड़के देखते हैं, उन लड़कों को तैयार कर रहे हैं इस वक्त। और हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो 2022 में भी टीम में थे, जो 2021 में भी टीम में थे, जो खुद नहीं जा पा रहे थे फाइनल्स तक, वो बैठकर सिर्फ टीम पर तनकीद कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे लेजेंड्स नए खिलाड़ियों को नहीं ढूंढ रहे हैं। ये कितना बड़ा मसला है कि इंडियन लेजेंड्स जो हैं वो स्टेट्स में हैं, वो लड़के निकाल रहे हैं, हमारे लेजेंड्स जो हैं वो टीवी पर हैं, तनकीद कर रहे हैं। इस पे वैसे जो हमारे PSL का जो उसको डिज़ाइन किया गया है, ख़ास तौर पर जो लाहौर कलंदर्स हैं या बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजेज़ हैं, इनमें जो लेजेंड्स हैं वही हैं हमारे, मतलब आकिब जावेद साहब हैं जो लाहौर कलंदर के साथ, या बाकी जो टीमें हैं उनके साथ भी हमारे पुराने सीनियर खिलाड़ी हैं, और उनके गाहे बगाहे एनुअल बेसिस पे उनके ये ट्रायल्स होते रहते हैं मुख्तलिफ अजला में और डिवीज़न लेवल पे, फिर वो ऊपर लेके आते हैं, उनमें छांटी करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये ठीक है कि वो मतलब किसी इंडिविजुअल वहाँ पे खिलाड़ियों ने ये काम किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ भी ये छानबीन होती है, तलाश होती है, देखा जाता है बॉलिंग बैटिंग में क्या किसकी क्या जो है वो पोजीशन है, और कई 100 लोग आते हैं ट्रायल्स के लिए, और उनको जो है वो देखकर छानबीन करके BSL लेवल पे लाया जाता है, और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी वो खेलते हैं, और उसके बाद ऊपर आते हैं। बहुत सारे इश्यूज हमारे यहाँ जो क्रिकेट में मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम में आगे हैं, वो हो सकता है बाकी टीमों के खिलाफ हम अच्छा खेल रहे हों, लेकिन भारत की ऐसी टीम है जिसमें पता नहीं क्या के हाथ पांव फूल जाते हैं अचानक, वही टीम 100 करना है। राना साहब आपका मैं कमेंट भी लूंगा, मैं एक सवाल भी इस पे साथ ऐड करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने आगाज़ किया ना, आपने इन खिलाड़ियों की बात की, इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि आज हमारे सेलेक्टर्स जो हैं माशाल्लाह, उनके नाम मैं एक दफ़ा बता दूं, आकिब जावेद साहब हैं, और अज़हर अली साहब हैं, असद शफीक साहब हैं, अलीम डार साहब हैं, और एक वो कोई स्टैट्स को देखते हैं वो हज़रत भी हैं। अगर वो मुझे सेलेक्ट करके भेजते हैं कि भाई आपने T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में हो रहा है वो खेलना है, तो मेरे ऊपर जो तनकी, मैं तो खेलने के लिए चला जाऊंगा कि मुझे क्रिकेट का शौक़ है जी, शायद मेरा भी एक छक्का लग जाए, लेकिन जिन्होंने भेजा है उन्होंने क्या काबिलियत नहीं देखी थी, उनके ऊपर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि 4 लड़के आप निकाल दें और ये बेंच वाले बेचारे ना निकल जाएं जो पूरा टूर्नामेंट बेंच पे बैठे रहे हैं। बात ये है, आपने अभी बात की कि इंडियन जो लेजेंड है वो जाती है हमारे अपने इलाकों में ढूंढते हैं, हमारे भी जाते हैं, अच्छा, रिश्तेदारों को ढूंढते हैं,
अपने करीबी अजीज़ों को ढूंढते हैं। सही सही सही। ठीक है, मुझे देख लेना आप जरा जो अंडर 90 की टीम आपकी गई है, जरा उसमें गौर तो करें कौन कौन किस किस खिलाड़ी का बेटा, किसका भतीजा, किसका भांजा क्या है। इसी तरह आप अपनी कौमी टीम में देखें कौन किसका है, फिर आप देखें किस इंडस्ट्री का कौन सा रिश्तेदार है, किसका कौन अजीज है। इसको भी गौर से करें ना, बड़ी मेहनत करते हैं वो, लेकिन उन पे करते हैं। हमारी इज्जत बचा गए हैं मोहसिन नकवी साहब, जो स्टैंड ले गए कि जी और मोहसिन नकवी साहब का स्टैंड लेना जो है ना, वो हमारी इज्जत बचा गया। हाँ जी। अगर उनकी जगह भी जैसा होता तो उनका गल मुकमुका हो गई। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, कुछ दीगर में हमने बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को जो जलसा किया, उसमें एक राय तो ये है कि बहुत कामयाब जलसा हुआ। चंद लोग ये बात कर रहे हैं, चंद लोग ये कह रहे हैं कि जलसा कामयाब नहीं हो सका, और अगर इसको कामयाब मान भी लिया जाए तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई पेशावर के सदर ने भी अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम पहुंचाया है कि ये जो अवाम का रद्द अमल है, जलसे में जो कुछ हुआ वो जमहूर की आवाज़ है। और कुछ ऐसी बदनज़मी भी नज़र आ रही थी, और ख़ुसूसी तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के वक्त। लेकिन फिर जब आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, तो फिर ये बताया गया है कि एक तवील मुलाकात थी, उसके बाद उन पर जो है एतमाद का इजहार किया गया है। तो ये क्या सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि सबको NFC अवार्ड मिलता है, सबको पैसे मिलते हैं, अगर आप काम करेंगे तो आपकी भी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, और हम लोगों को, अपने आवाम को इलेक्ट्रिक बसें दे रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा कर रहे हैं। तो आप लोग अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप अगर उन पे ज़ाती हमले करेंगे तो वो जवाब नहीं देंगी, लेकिन पंजाब के लोगों के हवाले से या पंजाब पर कोई बात करेंगे तो उस पर जवाब दिया जाएगा। ये खुसूसी तौर पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बात कर रही थी। हम बात करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बसरा साहब, जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के दौरान कुछ मनाजर नज़र आ रहे थे, और आज इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। PTI पेशावर के जो सदर हैं उनको भी शायद गंडापुर साहब पर एतमाद नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि ये जमहूर की आवाज़ है, इसको समझें। एतमाद का इजहार हम माजी में भी एक वज़ीर आला पर देखते रहे हैं कि खान साहब करते रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। अब ऐसा मालूम होता है कि KP के लोग इस वज़ीर आला को शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर पेशावर का PTI का सदर ये बात कर दे तो क्या एतमाद का इजहार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये गंडापुर साहब को ही लगता है कि उन पर एतमाद है? हमजा तारड़ साहब, ये कोई लाड़काना की या रायविंड की जमात नहीं है जो जद्दी पिश्ती हैं, जो नस्ल दर नस्ल चले आते हैं। ये अवाम की जमात है, ये जमहूर की आवाज़ है। और तहरीक इंसाफ तो नाम ही वर्करों का है, कारकुनान का है। और इवन आपने देखा होगा कि हमारे वर्कर्स तो अगर खान साहब की कोई बात, जो कि चेयरमैन हैं, जो कि वज़ीर आज़म है तहरीक इंसाफ कर, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, फेडरेशन के वाहिद लीडर हैं, जो 90% कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख लीजिए, जब खान साहब बाहर होते थे, अगर उनकी कोई बात वो समझते थे कि वर्कर्स जो कि पार्टी पॉलिसी पे नहीं है किसी भी हवाले से, तो वो तो उन पर भी तनकीद करते थे। तो यही ट्रेनिंग इमरान खान साहब ने दी है कि ये आपने जो भी हक और सच की बात है वो करनी है। अच्छा, अब जहाँ तक आपने पेशावर जलसे के हवाले से और सदर जो है हमारे पेशावर, उनके हवाले से बात की, देखें, एक तो बहुत बड़ा जलसा था। मैं आई विटनेस हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको क्या रिपोर्ट किया या किसी ने कैमरे की आंख दिखा रही थी कि जितने लोग जलसे के अंदर थे उससे 10 गुना ज्यादा लोग जलसे के बाहर थे। 5-6 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे, और यकीन मानिए कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक स्टक हो गई कि लोग जलसागाह में पहुंच नहीं सके। अच्छा, अब ये हुआ कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो इंतजाम जलसागाह के अंदर होने चाहिए थे वो तसल्ली बख्श नहीं थे। वहां पर ज़ाहिर डस्ट भी उड़ रही थी, जो कि ज़ाहिर अच्छी तरह पानी का छिड़काव होता, थोड़ी सी पीछे से स्मेल भी आ रही थी, तो उसके ऊपर हमारे कारकुनान ने बहुत उनके तहफ़्ज़ात थे। लेकिन ये कहना कि जलसा कामयाब नहीं था, मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, जलसा तो होता ही तहरीक इंसाफ का। और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जेल में हैं,
जितना जुल्म जबर बर्बरियत 3 साल से तहरीक इंसाफ पे हो रही है, कत्लो गारत हुई, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, जेलों में डाला गया, 10,000 कारकुनान जेलों में अरेस्ट हुए, जालसाजी के जरिए जो FIR बनाई गई थी 9 मई वाली, उसमें जाली मुकदमात में सजाएं सुनाई गई अपनी अदालतों से, अपने जजेस से। इसके बावजूद लोगों का हौसला कम नहीं हुआ, लोगों में वही जुर्रत और दिलेरी है। वो कहते हैं जहान अल्लाह दी वोट खानदा। कल यकीन मानिएगा पेशावर जलसे में पूरे पाकिस्तान से, खा वो सिंध था, खा पंजाब था, खा कश्मीर था, बलूचिस्तान था, गिलगित था, KP तो होश था, यूं लग रहा था एक गुलदस्ता है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का, क्योंकि चारों सूबों के अंदर और गिलगित और कश्मीर के अंदर वाहिद लीडर इमरान खान और तहरीक इंसाफ है जो जमात मौजूद है। अच्छा शौकत बसर साहब, इसमें कोई शक है कि शौकत बसर साहब, मैंने चूंकि वो जलसे को देखा और बड़े गौर से देखा, बड़े करीब से देखा, कोई शक नहीं कि जलसा एक अच्छा जलसा था, एक बड़ा जलसा था, क्योंकि आजकल इस मौजूदा टेन्योर में कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकी। एक अच्छा जलसा था। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि अली मीन गंडापुर पर इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है, या आज अली मीन गंडापुर को 2 हदायत दी गई हैं सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक, कि खान साहब ने कहा कि जो अवाम चाहती है हमें अवाम के मुताबिक चलना होगा। तो वहाँ की KPK की जो अवाम चाहती है, क्या अली मीन गंडापुर साहब उनके मुताबिक अब चल सकेंगे? राना साहब, आपके 2 सवाल आते हैं, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से और दूसरा कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो गुफ्तगू की उसके हवाले से। राना साहब, मुलाकात ये 1 to 1 थी वज़ीर आज़म इमरान खान की और अली अमीन गंडापुर की। जो भी बात हुई वो उनके दरमियान हुई। हाँ, इत्मीनान इसलिए है कि वो वज़ीर आला है। जिस दिन इमरान खान साहब का इत्मीनान नहीं रहेगा वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इसलिए इस बात को इस अंदाज में लीजिए कि अगर आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं तो उनको इमरान खान का इत्मीनान हासिल है। हाँ, जहाँ तक रिएक्ट करने वाली बात है, मैं खुद चूंकि जलसागाह में मौजूद था, लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों ने कुछ गुस्सा दिखाया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे वर्कर्स वो बिरयानी और चावल वाले नहीं हैं, हमारे वर्कर्स पेड़ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके लोग ना ट्रांसपोर्ट के, ना किसी ने ट्रांसपोर्ट दी, लोग बजाते खुद आए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। ना कोई वहाँ पे बिरयानी थी, ना वहाँ पे कीमे वाला नान था, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। और ये सारा कुछ जो है वो ये बड़े अच्छे तरीके से आपने हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अली मीन गंडापुर पर, मैं इत्मीनान के बारे में पूछना, इत्मीनान है आसफ का? मुझे बस ये बता दें। मैंने नहीं तो खबर मैं दे दूंगा। इत्मीनान है तो वो वजीर, अगर इत्मीनान है तो वो वजीर आला है। जिस दिन इत्मीनान नहीं होगा तो वो वजीर आला नहीं होंगे। कोई इफेक्ट बात नहीं है। साहब, मेरा सवाल यही था, मैं अर्ज कर दूं, इसी उसका भी जवाब दे दीजिए कि एतमाद खोने में बुज़दार साहब के हवाले से भी बहुत देर कर दी थी खान साहब ने। अब अवाम अगर वहां पर इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। तारड़ साहब, आप राइट से क्वेश्चन करें, राना साहब लेफ्ट से क्वेश्चन करें, कान इधर से पकड़ लें, कान इधर से पकड़ लें, जवाब एक ही है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब को इत्मीनान हासिल है तो वो वजीर आला है। जिस दिन इत्मीनान हासिल नहीं होगा वजीर आला नहीं होंगे। मैं अगली बात आपको सुनाता हूँ। जो आपने सवाल किया था कि अवाम जो चाह रहे हैं, अवाम आगे निकल गए हैं, आप लीडरान जो हैं वो अवाम उसी पेस के साथ चलें जिस तरह अवाम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का कारकुन इतना पुरजोश है, इतना पुरज़म है, वो ये समझता है, ये ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बूढ़े सब, हर तबका फिक्र ये समझता है कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की उम्मीद है। इसलिए आज 3 साल हो गए हैं, हर हरबा, हर जुल्म जबर फिस्तायत होने के बावजूद ना हमारे कारकुनान का हौसला गिरा है, ना वो डरे हैं। गोलियों की बुछाड़ हुई, लाशें उठाकर लेकर गए, सजाएं हुई, लाठियां लगी, सब कुछ हुआ। इस तरह हमें भी, मैं समझता हूं कि खा वो शौकत बसरा है, खा पार्टी का कोई बड़ा लीडर है, क्योंकि लीडर पार्टी का एक ही है जिसका नाम है वजीर आज़म इमरान खान। हम बाकी हम सब कारकुन हैं, खा कोई वजीर आला है, खा फेडरल मिनिस्टर है, कोई MNA है, MP है। जो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ नहीं चलेगा,
ना वो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर होगा और ना ही कारकुनान के साथ सिंसियर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने और कारकुनान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसके साथ साथ हम जो MNA MPs हैं या टिकट होल्डर हैं, हर घर की एक एक कहानी है, हर घर की एक एक कहानी है। जी साहब, घर तोड़े गए, किस तरह बसरा साहब ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सर ये बताएं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, आज उनके लिए जेल का दरवाज़ा खुला है, और हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर काफ़ी अरसे से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। फिर अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के बाहर आए, खड़े होके वापस चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के, फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में गए, फिर हाई कोर्ट में आए, पटिशनें फाइल की। इस वक्त जब उनकी मुलाकात हुई है, कोई ऑर्डर नहीं था स्पेसिफिक, कोई कोर्ट का ऑर्डर, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह बनी है कि अली अमीन गंडापुर के लिए अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला है और 3.5 घंटे जो बताया जा रहा है मुलाकात, और उसमें टाइम का भी कोई नहीं था, 1-on-1 मुलाकात हुई है, तो इसके पीछे क्या वजह है? साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो जो आपने कहा, आप कहते हैं कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिस तरह साइफर के ज़रिए, जिस तरह धन धौंस धांधली और पैसे के ज़रिए अदम इत्मीनान आई, गाड़ियाँ आईं, रात को अदालतें खुली, वो उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म थे, चले हम उस बात को भी छोड़ देते हैं। 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी ली इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने, उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है इस मुल्क के। वज़ीर-ए-आज़म जेल में पड़ा है और 17 सीटों वाला आपने इंस्टॉल कर दिया है फॉर्म 47 के जरिए। चल रहे हैं नहीं, क्या चल रहा है साकिब भाई, आपसे बेहतर कौन समझता है क्या चल रहा है? शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और ट्रायल भी जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है। रात गए तक समाअत जारी रही है। तोशाखाना 2 केस की 9 घंटे तवील समाअत हुई है। फिर सुनने में आया कि शायद बिजली गई है, जिसके बाद ये मामलात कुछ थमे हैं, कोई मुलतवी हुई है ये समाअत। क्या सज़ा हो सकती है, कितनी सज़ा हो सकती है, क्या मुश्किलात हो सकती हैं? साकिब साहब, इस समाअत के हवाले से हमें आज बताइएगा। तवील समाअत रही, रात गए तक समाअत जारी रही है। बिल्कुल, इसमें तकरीबन 8 से 9 घंटे ये समाअत जारी रही है, और जो समाअत ख़त्म शायद ना होती, वहाँ पे जो ये सप्लाई थी लाइट की, बिजली जो है वो चली गई अडयाला जेल की जो कोर्ट है वहाँ पे, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट होगी। तो जो मैंने वहाँ चेक किया तो ये बताया गया कि हमने 5-6 दफ़ा जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कोर्ट का टाइम 3:30 बजे, आपको याद होगा इद्दत केस, साइफर केस, ये सारे केसेस जो है ये जब तवील रात गए अदालतें लगा करती थी अडयाला जेल में, तो जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वहाँ के जजेस ने रिमार्क्स भी दिए कि जब टाइम 8:30 से 3:30 है तो आप क्यों जो है वो रात 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे जो है वो ये समातें करते हैं। मुझे याद है इद्दत केस में हम तकरीबन 12:30-1 बजे रात को निकले थे अडयाला जेल से, सुबह 9:30 बजे एंटर हुए थे। तो ये जो सूरत हाल है, अब जो ट्रायल है तोशाखाना का, इसमें आखिरी 2 गवाह हैं तफ्तीशी अफसर, उन पे जरा ख़त्म नहीं हो सकी, वो 1 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद एक ही समाअत होनी है या 2 समातें होनी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो क्या कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि 16 अक्टूबर को 190 मिलियन पाउंड केस रखा गया है, तो 1 अक्टूबर के बाद 3-4 अक्टूबर को होगी, फिर 6-7 को होगी, तो 10 अक्टूबर से पहले ये केस हमें कंक्लूड होता हुआ बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रहा है। और इससे कबल हम क्योंकि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत ने फैसला करना है, अदालत बरी करेगी या सज़ा देगी, लेकिन इमरान खान साहब का जो सीक्वेंस है 6 ट्रायल्स का, 6ठा ये ट्रायल है। सीक्वेंस यही है कि तमाम में सजाएं हुई हैं, पहले 5 में सजाएं हुई हैं, अब भी अगर सजा होती है तो फिर उनका 190 मिलियन पाउंड केस में जमानतें हो भी गई तो फिर रिहा होना मुश्किल हो जाएगा बुशरा बीबी का। ठीक है रान साहब, इमरान खान ने सज़ा के हवाले से आज कोई जो है पैगाम भी दिया है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो जलसे के बाद की सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ में कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं? हो चुके हैं। अच्छा, सिर्फ इम्प्लीमेंट होने हैं। देखिए आज जो मीटिंग हुई है उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं। नंबर 1
तो इमरान खान ने वाज़े तौर पे कहा कि मुझे पता है मुझे सज़ा देनी है, अच्छा, तो सज़ा दे लें। देखें, मुझे समझ नहीं आती, इमरान खान लंदन जा रहा है, इमरान खान अमरीका जा रहा है, वो जब है ही जेल में, 300 मुकदमात हैं, अगर वो इस केस में बरी भी हो जाता है, अगर दूसरे किसी केस में बरी हो जाता है, तो क्या उसे छोड़ देंगे? ठीक है। बात यह है कि इमरान खान को सज़ा ही देनी है इन्होंने। अदालत क्या फैसला देती है, ये एक बात के जो अब तक की रूटीन बताई जा रही है, वो सज़ा ही देनी है। कौन से फैसले हैं, कौन से मुकदमात ऐसे हैं, जब आप जाते हैं 190 मिलियन पाउंड में, तो उस वक्त कहा जाता है जनाब इसे टाइम दे दें और 5 मिनट में फैसला हो जाता है। 5 मिनट लगते हैं, 6 मिनट नहीं लगता। और यहाँ पर रात लाइट ना जाए तो हो सकता सुबह फजर भी भर के जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि इंसाफ के तकाज़ों को सबके लिए एक जैसा रखना चाहिए। फिर बाकी जो मुकदमात हैं जिसमें जमानतें लगी हुई हैं, उन मुकदमात को भी इतनी देर सुना जाए। उसकी बात इमरान खान ने आज बिल्कुल क्लियर कहा। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जिसकी जो आपको नज़र आ जाएगी, जो आज कमेटी में भी डिस्कस बात हुई। उसने कहा अब आज से किसी ने मेरी सज़ा के मतलब ये नहीं सोचना कि सज़ा क्या है। आप 8 फरवरी को भी मैं सज़ा याफ्ता था तो आप इलेक्शन जीते थे, अब भी मैं सज़ा पे हूँ तो आपने KPK में जलसा करके कमाल कर दी है। इंतजामात अच्छे बुरे होना, इसको साइड पे रखते हैं, लोग तो आए हैं ना, बात तो ये है। उसने कहा कि सज़ा भी ये दे दें, ठीक है, अब आप लोग तैयारी करें। ठीक, पीर पगारा सबसे मिले, कल ये पीर पगारा सबसे कल या परसों मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई है, अख्तर मेंगल है जो आर-ए-डीन के साथ हैं। फिर इन्होंने कहा कि उन लोगों से मिले जो लोग आपके साथ नहीं हैं। इवन मौलाना फजलुर रहमान से भी एक दफ़ा मुलाकात कर लें। ये और कप्तान की जो सबसे बड़ी बात उसने कही है ना, जो बड़ी अहम बात वो कही है कि 2 माह में आपको आपके सियासी मुखालफीन और आपके मुखालफीन जो हैं वो खुद इतने गिरते हुए नजर आएंगे, ठीक है, खुद तकसीम होते हुए नजर आएंगे कि जिसकी हद कोई नहीं। तो मैं जाते जाते एक दे दूँ, देखें आज की 2 खबरें बहुत अहम हैं, इस पर हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। एक, ईरान पे पाबंदियाँ लग गई हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से। दूसरा, आज नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात जी। इसका मतलब है क्या खित्ते में कुछ बड़ा होने वाला है? और जब पाकिस्तान के एक आयल के बहरी जहाज़ पे हमला किसने किया है? इसराइल ने किया ना, वो सारा कुछ है। तो ये 2 जो मुलाकातें, एक मुलाकात और एक पाबंदियाँ लगना ईरान पे, ये इसका मतलब है कि किसी और तरफ मामला जाने लगा है। इसको भी जहन में रखिएगा। और खित्ते में होने वाली तब्दीलियाँ हमेशा सियासी तब्दीलियों का भी सबब बनती है। बिल्कुल ऐसी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी खुसूसी तौर पर इस मामले में इसमें हमजा एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ। जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो सदर ट्रंप ने जो एक मंसूबा दिया, उनके 20 नुकात हैं जो गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, उनको वेलकम किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि जो ट्रंप हैं, लेकिन वो 20 नुकात क्या हैं, उसके जो चीज़ें सामने आएंगी हम उस पर बात इस तरह से वो 21 निकात जो है वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन साकिब साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी केस के बाद हमने कुछ देखा था कि कुछ जो हैं बार्स को भी हमने देखा कि वो एक्टिव नज़र आ रही थी। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की तलबी की खबर आई। इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या चमगोइयाँ हो रही हैं, क्या बातचीत हो रही है? एक तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो खबर है आज की, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी कुछ हुआ, सिंध हाई कोर्ट में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। कल एक बहाल हो गए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, उनके काज लिस्ट भी आ गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन इस सारे मामले में जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो इंकशाफ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को इजलास होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मामला अब प्रॉपर उस फोरम पे आने लगा है जो रेलेवेंट फोरम है। आर्टिकल 209 के तहत अगर किसी भी जज को काम रखना है, निकालना है, उसके खिलाफ मिसकंडक्ट, तहकीकात कुछ भी करना है, तो वही फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। तो वो 18 अक्टूबर को इजलास होने जा रहा है।
अगले आप ये कह सकते हैं 3-4 हफ्तों में इस का आउटकम हमारे सामने आ जाएगा कि ये मामला किस नहज पे जाना है, क्योंकि दोनों फ्रीकैन मतलब एक तरफ कराची यूनिवर्सिटी वो डिग्री कैंसिलेशन की उन्होंने कहा है मनसूख की है, दूसरी जानिब जैसे तारिक महमूद जहांगीरी उनका अपना एक डिफेंस है। तो हतमी फैसला जो है वो अगले 3 से 4 हफ्तों में हमें होता हुआ नजर आ रहा है, फैसला होता हुआ हमें नजर आ रहा है। राना साहब लास्ट मिनट है, नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा बयानबाजी चल रही है। नोरा कुश्ती। अच्छा, आपने मुझे सवाल नहीं मुकम्मल करने दिया, मैं यही सवाल करने लगा था। कौमी असम्बली में सारे बिल जो है पीपल्स पार्टी का मंजूर हो रहे हैं, सारा कुछ मंजूर हो रहा है। यहाँ पर एमक्यूएम भी जा रही है कि पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ तो करें, हुकूमत के पास जा रही है, वफाकी हुकूमत के पास जा रही है। सिर्फ नूरा कुश्ती है। अच्छा ठीक है, आज कुछ सख्त बोल दिया मरियम साहबा ने, कुछ ज़्यादा ही सख्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और नहरों के हवाले से भी वो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि जो बिलावल साहब ने जो दूध और शहद की नहरें जो है ना वो नहरों का जिक्र का हमारा, हाँ जी, मेरा पानी है, पानी वाला, यस, वो भी आपने बात की। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर ये नूरा कुश्ती नहीं है तो पीपल्स पार्टी को आज बाईकाट क्यों नहीं किया गया? देखें, तहरीक इंसाफ कल से सिर्फ 2 रुकन जाएंगे कौमी असम्बली में, बाकी सब अडयाला के बाहर जाएंगे। ठीक है, पीपल्स मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में अगर लड़ाई है तो फिर कौमी असम्बली में वो लड़ाई नज़र क्यों नहीं आती? कौमी असम्बली में वो लड़ाई नज़र आनी चाहिए है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि मामला कुछ ठंडा होगा या मज़ीद गर्म होने जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।